एक ऐसा साइको किलर जो लड़कियों को मौत के घाट उतारने से पहले उन्हें आशीर्वाद देता था और फिर बेहद बेरहमी से उनके शरीर से सिर अलग कर देता था। कोलकाता पुलिस के दो जांबाज ऑफिसर है, रीता ब्राउन और एसपी अर्जुन। एक तरफ था सिस्टम का भारी दबाव और दूसरी तरफ एक ऐसा शातिर कातिल जो खुद कानून और मेडिकल की बारीकियों को अच्छी तरह जानता था। क्या रीता और अर्जुन इस खौफनाक खेल के मास्टरमाइंड को बेनकाब कर पाएंगे या फिर वो साइको डॉक्टर कानून की आंखों में धूल झोंक कर साफ निकल जाएगा? चलिए देखते हैं आज की कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है दुर्गा पूजा के त्योहार की रात से। कोलकाता के एक पुराने फ्लैट में एक ऐसा बेरहम मर्डर होता है जो पूरे शहर को थर्रा देता है। एक लड़की के हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसे हवा में उल्टा लटकाया गया है। लड़की अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रही है। तभी सफेद पीपीई किट पहने रहस्यमय हमलावर टेबल से दुर्गा माँ के हाथ में रहने वाला खड़ग उठाता है और बेरहमी से लड़की के गर्दन पर वार कर देता है। पल भर में ही लड़की के खून से कमरे के सफेद पर्दे लाल हो जाते हैं। ये कोई साधारण कत्ल नहीं बल्कि किसी अजीबोगरीब रिचुअल या बलि जैसा दिखाई दे रहा था। अगले सीन में डीएसपी रीता ब्राउन समंदर की गहराइयों में खोई हुई दिखाई देती है। ऐसा लग रहा है मानो वो लहरों के साथ खुद को मिटा देना चाहती है। तभी उसकी माँ की आवाज से उसकी नींद टूटती है। माँ बार्था आंटी से मिलने चली जाती है और रीता उठते ही सिगरेट और शराब पीना शुरू कर देती है। उसका बिखरा हुआ हुलिया और सूनी आंखें गवाही दे रही है कि अंदर का कोई गहरा दर्द उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा था। इसके बाद रीता पुलिस एकेडमी के एक सेमिनार में स्पीच देने जाती है। कुछ देर बाद उन्हें रिटायर्ड ऑफिसर शुभेंदु का फोन आता है जो बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने उन्हें एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और सेंसिटिव केस की जिम्मेदारी सौंपी है और वो तुरंत सीएम ऑफिस पहुंचे। दूसरी तरफ होमिसाइड डिपार्टमेंट के एसपी अर्जुन एक मर्डर केस के मुजरिम को पकड़ने के लिए नदी में तैरकर उसका पीछा कर रहे हैं। तभी उनके जूनियर आकर बताते हैं कि डिपार्टमेंट से उनके लिए बेहद जरूरी कॉल आया है। रीता और पुलिस कमिश्नर को लेकर जब शुभेंदु सीएम के पास पहुंचते हैं तो सीएम बताते हैं कि उनके बेहद करीबी दोस्त और नामी बिजनेसमैन धीरज जायसवाल की एकलौती बेटी आहना का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। रीता हैरान होकर पूछती है, मैं तो पिछले 2 साल से सस्पेंशन पर हूँ, फिर मुझे ये केस क्यों? सीएम जवाब देते हैं कि आहना उसकी बेटी जैसी थी और वो रीता के पुराने डबल मर्डर केस की काबिलियत को भूले नहीं है, इसीलिए ये केस सिर्फ वही सुलझा सकती है। आज से ही रीता डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में वापसी करती है और एसपी अर्जुन इस केस में उनके मददगार होंगे। सीएम ऑफिस से निकलते ही शुभेंदु बोलते हैं कि आहना की बॉडी को अभी तक क्राइम सीन से हटाया नहीं गया, इसलिए रीता खुद जाकर मुआयना कर सकती है। रीता जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि बड़े बड़े न्यूज चैनलों की भीड़ और मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। किसी तरह भीड़ को चीरकर वो बिल्डिंग के अंदर जाती है। बिल्डिंग काफी पुरानी है। अर्जुन बताता है कि इस बिल्डिंग के ज्यादातर फ्लैट्स खाली पड़े हैं। आहना पिछले 6 महीने से इसी दूसरी मंजिल के कोने वाले एक छोटे से फ्लैट में किराए पर अकेली रह रही थी। वो पेशे से एक एनजीओ की मालकिन थी। इतने अमीर और बड़े परिवार की बेटी होने के बावजूद वो ऐसे साधारण इलाके में आखिर क्यों रह रही थी? इसी सोच में रीता डूब जाती है। जैसे ही रीता बेडरूम में दाखिल होती है, लाश की खौफनाक हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आहना का सिर धड़ से अलग होकर फर्श पर गिरा हुआ था और धड़ अभी भी हवा में लटका हुआ था। चारों तरफ दीवारों पर खून के छींटे सूख चुके थे। रीता बाहर आकर पूरे फ्लैट की बारीकी से जांच करती है। कांस्टेबल बताता है कि इस फ्लैट की मालकिन जूली सरकार इसी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 3 में रहती है, लेकिन वो बहरी है और ठीक से सुन नहीं सकती, इसलिए मर्डर के वक्त उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी दूसरा कांस्टेबल बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आता है। गार्ड बताता है कि जब मैं सुबह आया तो फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। कल रात कौन कौन आहना मैडम से मिलने आया मुझे नहीं पता, क्योंकि बिल्डिंग के सेक्रेटरी दासगुप्ता ने अभी तक नया रजिस्टर लाकर नहीं दिया और मेरे बार बार कहने पर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए। हालांकि गार्ड ये जरूर बताता है कि मैडम से मिलने अक्सर उनके बड़े भाई संजय, उनकी सहेली शेफाली और मेड माया आती थी, लेकिन माया ने अब आना छोड़ दिया था। उनके अलावा एक और लड़का भी आता था जो सोने के फ्रेम का चश्मा पहनता था, लेकिन उसका नाम गार्ड को नहीं पता। सिक्योरिटी गार्ड के जाने के बाद रीता नोटिस करती है कि पूरे फ्लैट में परिवार की एक भी तस्वीर नहीं है, बल्कि सिर्फ उड़ते हुए परिंदों की तस्वीरें हैं, जिसका मतलब यह है कि आहना अपनी जिंदगी में आजादी चाहती थी। तभी वहां फॉरेंसिक हेड दुर्गा पहुंचता है और रीता को दोबारा ड्यूटी पर देखकर बेहद खुश होता है। दुर्गा बताता है कि पुलिस टीम सुबह 11 बजे यहाँ पहुंची थी। उनका अंदाजा है कि आहना कातिल को अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि दरवाजे पर जबरदस्ती अंदर घुसने का कोई निशान है ही नहीं। कातिल बेहद शातिर और प्रोफेशनल है। उसने कमरे में अपना कोई भी फिंगरप्रिंट या ब्लड सैंपल नहीं छोड़ा। ऐसा
ऐसा लगता है कि उसने मर्डर करते वक्त फर्श पर प्लास्टिक बिछा रखी थी या खुद पीपीई किट पहनी हुई थी। मर्डर का सही वक्त डॉक्टर बागची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। दुर्गा एक और चौंकाने वाली बात बताता है कि आहाना खुद को तकलीफ देने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाती थी और इन निशानों को छुपाने के लिए हमेशा पूरी आस्तीन के कपड़े पहनती थी, जिसका मतलब है कि वो किसी गहरे मानसिक तनाव या डिप्रेशन से गुजर रही थी। इसके बाद दुर्गा जब डॉक्टर बागची के जूनियर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले लेता है तो उधर डिटेक्टिव ऑफिस लौटने पर कुछ पुराने इंस्पेक्टर रीता के सस्पेंशन से लौटने का मजाक उड़ाते हैं और उन पर ताने मारते हैं, लेकिन रीता इन फालतू बातों पर ध्यान न देकर शांति से अपना केबिन साफ करती है और अर्जुन को साथ लेकर सीधे जायसवाल के बंगले पर पहुंचती है। जायसवाल का घर आलीशान है पर काफी पुराना है। वहां लिविंग रूम में आहाना के स्कूल के दिनों की हंसती मुस्कुराती तस्वीर लगी है। आहाना के पिता धीरज जायसवाल वहां आते हैं, लेकिन अपनी बेटी के मर्डर के बारे में बात करने के बजाय वो अजीब तरीके से अपने घर और खानदान की बड़ाई करने के किस्से सुनाने लगते हैं। बातचीत के दौरान ही वो अपनी पत्नी नोनी से रीता की मुलाकात करवाते हैं, जो अपनी एकलौती बेटी को खोने के गम में पूरी तरह खामोश और सुन्न हो चुकी थी। रीता सीधे मुद्दे पर आती है और पूछती है कि मिस्टर एंड मिसेस जायसवाल, आपकी बेटी आहाना के साथ आपके रिश्ते कैसे थे। रीता के सवाल पर धीरज थोड़ा सकपका जाता है। उसे एक हफ्ते पुरानी बात याद आती है जब आहाना के एनजीओ प्रोग्राम में उसके पहुंचने पर वो नाराज होकर चली गई थी। फिर भी धीरज बात संभालते हुए कहता है कि उनका रिश्ता आम बाप बेटी जैसा ही था। वो बताता है कि आहाना आजाद ख्यालों की थी और अपना एनजीओ चलाकर अकेले उसी पुराने फ्लैट में रहने लगी थी। सौतेले भाई संजय से उसके रिश्ते अच्छे थे। तभी उसकी पत्नी नोनी बोलती है कि वो दोनों सौतेले भाई बहन हैं। धीरज चिढ़कर बताता है कि पहली पत्नी की मौत के 2 साल बाद उसने नोनी से शादी की थी। संजय उदास होकर नीचे आता है और बताता है कि उसकी आहाना से 3-4 दिन पहले बात हुई थी। अर्जुन जब मर्डर स्पॉट से फोन गायब होने की बात कहता है तो संजय बताता है कि उसने आहाना को अमेरिका से बहारू ब्रांड का फोन लाकर दिया था, जिसे यकीनन कातिल ले गया। संजय बताता है कि आहाना इंट्रोवर्ट थी, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड शेफाली और उसका बॉयफ्रेंड शोइकौत अक्सर उसे मिलने आते थे। 2 महीने पहले शोइकौत ब्रेकअप के बाद भी वो आहाना को परेशान करता था। नोनी पुलिस को शेफाली का पता देती है। धीरज बताता है कि आहाना ने उनका ड्राइवर मोन्टू रखने से मना कर दिया था, जिसके बाद राजू को काम पर रखा गया, पर कामचोर होने के कारण संजय ने उसे निकाल दिया था। अर्जुन ड्राइवर राजू का नंबर और फोटो अपने पास रख लेता है। मर्डर की रात के बारे में पूछने पर धीरज और नोनी क्लब में होने की बात बोलते हैं और संजय डीसी क्लब में होने का दावा करता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी अनन्या कैलिफोर्निया गई हुई है। बाहर निकलते ही धीरज गुस्से में रीता पर केस जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव बनाता है। अर्जुन बताता है कि आहाना की फोन की आखिरी लोकेशन मर्डर की रात एनजीओ और फिर रॉयस पब की थी, जहां से वो 11:30 बजे निकली और 11:53 पर उसका फोन बंद हो गया। रीता पब की सीसीटीवी फुटेज देखती है जिसमें ड्राइवर राजू पब के बाहर आहाना का हाथ पैर पकड़कर मिन्नतें कर रहा था और उसका बैग खींचता दिखता है। रीता तुरंत अर्जुन को फोन करके बोलती है कि शेफाली को बाद में बुलाएंगे, तुम तुरंत थाने आओ। पता चलता है कि राजू 3-4 दिन से घर नहीं आया। रीता कहती है कि वो जानती है कि राजू कहाँ मिलेगा। उधर एनजीओ में शेफाली बच्चों के साथ आहाना के लिए शोक मना रही होती है। तभी वहाँ शोइकौत पहुँचता है। घर लौटते हुए रीता आज भी अपने मृत पति को याद कर दर्द में होती है। उधर अर्जुन भी अपनी पत्नी, बेटी और माँ को खो चुका है और अपने पिता के साथ एक बड़े सुनसान घर में अकेला रहता है। अगली सुबह रीता और अर्जुन कोलकाता के चाइना वर्ल्ड इलाके में पहुँचते हैं, जहाँ ड्रग्स का धंधा होता है। राजू ड्रग्स सप्लाई करता था, इसलिए वो वहाँ के लोकल गुंडे जोनोन से उसका पता निकालते हैं। दूसरी तरफ फॉरेंसिक हेड दुर्गा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सौंपते हुए बताता है कि कातिल ने सिर को धड़ से काफी सफाई से अलग किया है, जो या तो कोई सर्जन कर सकता है या कोई कसाई। रीता और अर्जुन जब श्री घाट पर राजू को ढूंढ निकालते हैं तो राजू भागने लगता है और अपना फोन फेंक देता है। रीता फोन उठाती है और अर्जुन दौड़कर राजू को दबोच कर पीटने लगता है। पुलिस उसे घसीटते हुए थाने ले जाती है। इसी बीच धीरज के पास एक आदमी आकर टैब पर तस्वीरें दिखाता है और बताता है कि वो रीता के बैकग्राउंड की जानकारी जुटा रहा है। कहानी में एक और मोड़ आता है। पालतू नाम का एक बच्चा क्रिकेट खेलकर लौटता है तो अपनी माँ के कमरे से आवाजें सुनकर टूटी खिड़की से झांकता है। वो अपनी माँ को किसी गैर मर्द के साथ देख लेता है। माँ की नजर पालतू पर पड़ती है तो वो शर्मिंदा हो जाती है। पालतू गुस्से में और दुख में बाहर बैठ जाता है।
है। अंदर माँ उस मर्द से बोलती है कि बड़ा होकर जब बेटा जवाब मांगेगा तो वो क्या कहेगी। तभी अंदर से जोड़ की आवाज आती है। पालतू भाग कर अंदर जाता है जहाँ उसका अपाहिज पिता व्हील चेयर पर आ चुका था। फर्श पर माँ की गला कटी लाश खून से लथपथ पड़ी है और उसके हाथ में चाकू है। गहरी शर्म और ग्लानि के कारण माँ ने खुद का गला काटकर खुद को खत्म कर लिया। अर्जुन को राजू के ठिकाने से कई फोन मिलते हैं पर साइबर सेल बताती है कि इनमें से कोई भी आहाना का नहीं है। सीसीटीवी से साफ होता है कि पब के बाहर बैग छीनने के बाद राजू ने आहाना का पीछा नहीं किया। आहाना की कॉल डिटेल से पता चलता है कि वो सिर्फ संजय और शेफाली से बात करती थी, लेकिन पिछले 1 महीने से उसने शेफाली से कोई बात नहीं की थी। रीता जब शेफाली से पूछताछ करती है तो वो रोते हुए कहती है कि काम के दबाव के कारण बात नहीं हो पाई। असल में मर्डर वाली रात पब में आहाना ने शेफाली पर गुस्सा करते हुए उसके मुंह पर ड्रिंक फेंकी थी, पर शेफाली ये बात छुपा लेती है और मर्डर की रात ऑफिस में होने का दावा करती है। इधर धीरज का मुखबिर उसे बताता है कि रीता का होम मिनिस्ट्री के नितिन गोस्वामी से रिश्ता है, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद वो कोलकाता आ गई। मुखबिर ये भी बताता है कि संजय की पुरानी बुरी आदतें फिर से शुरू हो गई हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट देखकर रीता को पता चलता है कि कातिल राइट हैंडेड है जबकि राजू लेफ्ट हैंडेड है। रीता समझ जाती है कि राजू बेकसूर है। कमिश्नर मोहन के दबाव के बावजूद रीता मीडिया में बयान दे देती है कि राजू कातिल नहीं है, जिससे धीरज और कमिश्नर भड़क जाते हैं। रीता और अर्जुन अब शोइकौत से मिलते हैं। वो बताता है कि आहाना एनजीओ के बच्चों को लेकर डिप्रेशन में रहती थी और खुद को नुकसान पहुंचाती थी। मर्डर की रात वो अपनी लैब में वॉचमैन राम के साथ बिरयानी खा रहा था और वॉचमैन भी ये कंफर्म कर देता है। हालांकि साइबर सेल के मुताबिक मर्डर की रात शोइकौत का फोन लैब में 25 घंटे के लिए बंद था। रीता की कजन यूनिवर्सिटी की साइट हैक करके पता लगाती है कि शोइकौत को पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एक लड़की पर रिसर्च पेपर चोरी करने का और उस पर हमला करने का आरोप में उसे निकाल दिया गया था। आहाना के अंतिम संस्कार में उनकी मुलाकात संदीप चक्रवर्ती से होती है जो आहाना का साइकेट्रिस्ट है। वो बताता है कि आहाना को लगता था कि कोई उसका बुरा करना चाहता है और उसका दुश्मन कोई बेहद करीबी ही है। वहीं आहाना की पुरानी मेड माया मिलती है जो बताती है कि आहाना का अपने मम्मी पापा से मनमुटाव था पर अपने सौतेले भाई संजय से काफी बेहद करीब थी। रीता जब माया से शोइकौत के बारे में पूछती है तो माया घबरा जाती है और बताती है कि एक दिन उसने देखा था कि आहाना सोफे पर बैठी थी और शोइकौत किचन में आहाना की बेस्ट फ्रेंड शेफाली को गले लगा रहा था। माया ने ये बात आहाना को नहीं बताई क्योंकि आहाना के सिर्फ यही 2 दोस्त थे और उन्हें खोकर वो बिल्कुल अकेली हो जाती। इसके बाद जब धीरज अपनी बेटी के बारे में बताना शुरू करता है तो फ्लैशबैक में उस रात की कहानी दिखाई जाती है। पब से बाहर आते ही ड्राइवर राजू पैसों के लिए आहाना पर झपट पड़ता है और उसका बैग छीनने की कोशिश करता है। आहाना किसी तरह उसे धक्का देकर गाड़ी में बैठती है और रास्ते भर रोती रहती है। घर पहुंचकर वो जैसे ही अपने फ्लैट में घुसती है कोई उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। दरवाजा खोलते ही किसी को देखकर आहाना का उदास चेहरा खुशी से खिल उठता है, यानी कि वो आने वाले को अच्छी तरह से जानती थी। प्रेजेंट में रीता जब घर लौटती है तो उसकी माँ हमेशा की तरह पूछती है कि उसने खाना खाया या नहीं। रीता चिढ़कर बोलती है कि तुम रोज एक ही बात कैसे बोल लेती हो। माँ कहती है ये तो प्रैक्टिस है। माँ की यह बात सुनते ही रीता का दिमाग ठनकता है। उसे याद आता है कि शोइकौत की लैब का वॉचमैन राम भी एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, मानो उसे किसी ने वो लाइन रटा कर प्रैक्टिस करवाई हो। रीता तुरंत उसे मुगल डाइन रेस्टोरेंट में जाकर शोइकौत की फोटो दिखाती है जहाँ वॉचमैन ने बुधवार को बिरयानी खाने का दावा किया था। दुकानदार बताता है कि बुधवार को तो दुकान बंद थी, हाँ सोमवार को शोइकौत वॉचमैन के साथ आया था। रीता तुरंत अर्जुन को फोन करके बोलती है शोइकौत हमसे झूठ बोल रहा है, वो कुछ छुपा रहा है। अगले सीन में एक पुराने बिल्डिंग के दरवाजे पर जब एक लड़की नॉक करती है तो दरवाजा शोइकौत खोलता है। शोइकौत को देखते ही शेफाली उसे कसकर गले लगा लेती है। तो क्या इन दोनों ने मिलकर आहाना का मर्डर किया? बाद में पता चलेगा। इधर संजय को एक बदनाम इलाके में एक लड़की के कमरे में देखा जाता है। पुलिस शोइकौत और शेफाली को पूछताछ के लिए थाने लाती है। शोइकौत बिल्कुल शांत है पर शेफाली डर से कांप रही थी। रीता जब आहाना की लाश की खौफनाक तस्वीर दिखाती है तो शेफाली आंखें फेर लेती है। रीता गुस्से में शोइकौत से बोलती है तुम और वॉचमैन झूठ बोल रहे हो, तुमने झूठा गवाह तैयार किया। बुधवार को तुम्हारा फोन बंद था, मतलब है तुम कहीं भी हो सकते थे। हमारे पास तुम्हारी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट और तुम दोनों के मैसेज की हिस्ट्री है जो साबित करती है कि तुम्हारा और शेफाली का चक्कर चल रहा था। शोइकौत फिर भी बदतमीजों की तरह हंसता है तो रीता कहती है कि तुम लोग रिमांड पर हो, 2 दिन भी पुलिस का टॉर्चर सह नहीं पाओगे। ये सुनकर शोइकौत की हंसी गायब हो जाती है। अर्जुन फोन का रिकॉर्डर ऑन करके
करके पूछता है कि बुधवार की रात वो कहाँ थे। शेफाली बताती है कि वो अपने घर पर थी। फोन बंद होने पर शौकत बहाना बनाता है कि वो फोन लैब के लॉकर में भूल गया था। रीता जब सीधे मर्डर की बात पूछती है तो शौकत कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की सहेली को डेट किया। ये गलत हो सकता है पर गैर कानूनी नहीं। अर्जुन उसे जोरदार थप्पड़ रसीद देता है और कहता है तुमने आहाना को धोखा दिया और वॉचमैन को मोहरा बनाकर उसका मर्डर कर दिया। शौकत सफाई देता है कि उसने वॉचमैन से झूठ बोलने के लिए इसलिए कहा था ताकि उनके अफेयर की बात किसी को पता न चले, क्योंकि आहाना के साथ उसका रिश्ता कोई सीरियस नहीं था। रीता भड़क कर अमेरिका की अलीशा स्मिथ वाला मामला उठाती है तो शौकत बोलता है कि वो बात सच है, पर इस बात का क्या सबूत कि आहाना को मैंने मारा। तब शेफाली रोते हुए सच उगल देती है, मैंने अफेयर की बात छुपाई थी क्योंकि आहाना को हमारे बारे में पता चल गया था और उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। उस दिन अचानक वो मुझे एक फार्मेसी स्टोर में मिली थी। मैंने माफी मांगने की कोशिश की पर वो मुझे इग्नोर करके चली गई। वो मेरी उससे आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद रीता और अर्जुन वहां से बाहर आ जाते हैं। अर्जुन गुस्से में बोलता है कि इनके पास मर्डर का मोटिव तो है और पिछले रिकॉर्ड भी खराब है, शायद यही कातिल है। पर रीता कहती है कि अदालत को पुख्ता सबूत चाहिए, सिर्फ शक नहीं। फिलहाल वो रिमांड पर है, देखते हैं क्या होता है। अगले सीन में संजय की पत्नी अनन्या एक खूबसूरत डोरबेल देखकर बोलती है कि ये कितनी सुंदर है। संजय चिढ़कर बोलता है कि ये आहाना के कमरे में ज्यादा अच्छी लगती। तुम बहुत खुश हो ना कि वो मर गई, तुम तो उससे नफरत करती थी। अनन्या जवाब देती है, नफरत के लिए बात तो करनी पड़ती है, वो तो मुझसे बोलती भी नहीं थी कुछ। शादी के एक हफ्ते बाद ही हम अलग शिफ्ट हो गए थे और मान लिया कि मैं उसे पसंद नहीं करती थी, पर तुम सब तो करते थे, फिर भी वो इतनी अकेली क्यों थी? न तुमने कभी उसका अकेलापन समझा और न मेरा समझने की कोशिश कर रहे हो। संजय बस बिना कुछ बोले आहाना की तस्वीर को देखता रहता है और अनन्या चली जाती है। रीता बाहर अपनी कार में बैठकर किसी सस्पेक्ट पर नजर रख रही थी जो कुछ लोगों के साथ मीटिंग करने अंदर जाता है। इसके बाद वो एक बार में जाकर बैठती है जहां टीवी पर एंकर अनिर्बान उसके खिलाफ बोल रहा था कि जो ऑफिसर खुद शराब के नशे में डूबी रहती है उसे इतना बड़ा केस क्यों दे दिया गया। तभी वहां रिटायर्ड ऑफिसर सुधेंदु आकर बैठता है और कहता है कि तुम क्या करती हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी लोगों को दिक्कत है। रीता कहती है कि नितिन की मौत के बाद मैंने काम छोड़ दिया था, फिर भी आप लोगों ने मुझे बुलाकर यह केस दिया, पर यहाँ कोई बड़ा खेल चल रहा है। मर्डर वेपन नहीं मिला, जिस पर शक हो रहा है वो असली कातिल नहीं है, फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट जबरदस्ती केस बंद करके उन्हें ही कातिल साबित करना चाहती है। और जब मैं सवाल उठाती हूँ तो मुझ पर सस्पेंशन का नोटिस भेज दिया जाता है। केस बंद करने की इतनी जल्दी क्यों है? सुधेंदु उसे शांत करने और नोटिस का जवाब देने को बोलता है। इसके बाद रीता उसी फार्मेसी में जाती है जहाँ आहाना आई थी। वो आहाना की फोटो दिखाकर उसकी दवाइयों की लिस्ट मांगती है। सेल्समैन जो लिस्ट निकालता है उसमें एंटी डिप्रेशन की एक खास दवा थी। रीता हैरान होकर पूछती है, क्या आप ये दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचते हैं? सेल्समैन बोलता है, नहीं, हम प्रिस्क्रिप्शन चेक करके ही देते हैं, बस उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में सेव नहीं रखते। रीता को समझ आ जाता है कि यहाँ भी कोई गहरा राज छुपा है। रीता को फार्मेसी से पता चलता है कि आहाना ने एक हफ्ते पहले एबॉर्शन पिल ली थी, यानी वो प्रेग्नेंट थी। फॉरेंसिक हेड दुर्गा और रीता मिलकर डॉक्टर बागची के जूनियर त्रिपाठी को डराते हैं तो वो सच उगल देता है कि बागची के कहने पर उसने नकली ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाई थी ताकि प्रेगनेंसी की बात छुपाई जा सके। इससे साफ हो जाता है कि मर्डर का मोटिव यही प्रेगनेंसी थी और कातिल कोई ऐसा इंसान है जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। इधर बिजनेसमैन धीरज टीवी एंकर अनिर्बान को रीता के खिलाफ न्यूज चलाने के लिए इनाम देता है। नेशनल टीवी पर रीता के शहीद पिता हैरिस ब्राउन को ड्रग माफिया से जुड़ा बताकर और रीता के नवीन के साथ पुराने रिश्ते को उछालकर उसे बदनाम किया जाता है। रीता इन तानों को नजरअंदाज कर डॉक्टर बागची के केबिन पहुंचती है पर वो वहां गायब मिलता है। थाने में शौकत से पूछताछ होती है तो वो प्रेगनेंसी की बात से हैरान रह जाता है। वो बताता है कि आहाना के नजदीक जाने पर वो घबरा जाती थी। उसने ये भी खुलासा किया कि आहाना के जन्मदिन की रात जब वो उससे बात करने उसके घर गया था तो सौतेले भाई संजय ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया था। शौकत ये भी बताता है कि आहाना डेटिंग एप्स का इस्तेमाल करती थी और उसके लाइफ में कई लड़के भी थे। रीता इसके बाद आहाना के साइकेट्रिस्ट संदीप चक्रवर्ती से मिलती है। संदीप बताता है कि आहाना अपने भाई संजय से बहुत डरती थी। जब रीता प्रेगनेंसी की बात बताती है तो संदीप हैरान हो जाता है। मर्डर की रात का पूछने पर वो बताता है कि वो एक मरीज पंकज के घर पर था। संदीप बातों बातों में आहाना के एनजीओ का पैम्पलेट दिखाकर बताता है कि वो वहाँ काम करता है जहाँ वो उन लड़कियों की मदद करता है जो अनचाही प्रेगनेंसी और एबॉर्शन की
दर्द से गुजरती हैं। ये सुनकर रीता को अपने खुद के मिसकैरेज का पुराना दर्द याद आ जाता है। शाम को रीता के घर पर जेनिस के जन्मदिन का फंक्शन होता है, जहाँ अर्जुन भी आता है। अर्जुन चुपके से रीता की कजन लीसा को एंकर अनिर्बान के बैंक डिटेल्स निकालने का काम सौंपता है ताकि रीता को पता न चले। तभी रीता को खबर मिलती है कि आहाना के डेटिंग ऐप अकाउंट से जिन लड़कों के मैच मिले थे उनका पता चल गया है। घर लौटने पर अर्जुन अपनी पत्नी और बेटी की डेथ एनिवर्सरी की पूजा में शामिल होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे अपनी एक लापरवाही के कारण एक्सीडेंट में उसने अपने परिवार को खो दिया था, जिसका पछतावा उसे आज भी है। अगले दिन पुलिस आहाना के साथ डेट करने वाले सभी लड़कों के बयान दर्ज करती है। सब यही बोलते हैं कि आहाना करीब आने पर घबरा जाती थी, यानी कि शौकत सच बोल रहा था। आखिर में रीता को कमिश्नर मोहन के ऑफिस बुलाया जाता है, जहां डॉक्टर बागची और त्रिपाठी पहले से बैठे थे। त्रिपाठी डर के मारे कमिश्नर के सामने पलट जाता है और झूठ बोल देता है कि रीता ने उसे झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया था। यहाँ तक कि दुर्गा भी कमिश्नर के दबाव में रीता का साथ नहीं देता। कमिश्नर मोहन इस बात का फायदा उठाकर रीता को आहाना के मर्डर केस से हटा देते हैं और उनका ट्रांसफर वीमेन सेल में कर देते हैं। रीता समझ जाती है कि ये सब उसे रोकने के लिए एक बड़ा खेल है। कहानी अतीत में जाती है, जहाँ पालतू अपनी माँ की चिता के पास खड़ा आग की लपटों को देख रहा था। कुछ ही दूरी पर दुर्गा पूजा का जश्न चल रहा था और लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच रहे थे। पालतू चुपचाप वहां आकर बैठ जाता है। इसी बीच कोई शख्स ऊषा नाम की एक लड़की के हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसे हवा में उल्टा लटकाता है। वो लड़की चिल्लाती है, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन बाहर हो रहे शोर और ढोल की आवाजों के कारण उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं देती। कातिल ठीक आहाना की तरह ही खड़क से एक जोरदार वार करता है और उषा का सिर भी धड़ से अलग कर देता है। उधर पालतू बिना किसी हलचल के बस माँ दुर्गा की मूर्ति को एक टक देखता रहता है। कहानी फिर प्रेजेंट में लौटती है। एसपी अर्जुन टीवी न्यूज चैनल के ऑफिस पहुंचता है और अनिर्बान को अपना परिचय देकर सीधे धमकी भरे लहजे में बोल देता है, मेरे पास आपके कुछ बेहद आपत्तिजनक और सेंसिटिव वीडियो हैं। आप इन्हें सबके सामने देखना पसंद करेंगे या अकेले में? अनिर्बान बुरी तरह डर जाता है और तुरंत अपने स्टाफ को केबिन से बाहर भेजता है। अर्जुन कुछ बड़ी कंपनियों के नाम लेते हुए बोलता है कि इन सब नामी कंपनियों में एक बात कॉमन है, इनके डोनेशन ड्राइव और चैरिटी के नाम पर होने वाले घपलों को आप अपने प्राइम टाइम शो के जरिए प्रमोट करते हैं। अनिर्बान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसके बाद जैसे ही अर्जुन चाइल्ड ट्रैफिकिंग के काले धंधे का जिक्र करता है, अनिर्बान के होश उड़ जाते हैं। अर्जुन बोलता है कि इन्हीं कंपनियों से आपके न्यूज चैनल को तगड़ी फंडिंग मिलती है। दिमाग अच्छा लगाया है, लेकिन अगर IT डिपार्टमेंट ने अपनी अकल दौड़ाई तो आपको जेल भेजने में 12 घंटे भी नहीं लगेंगे। इसके बाद वो गुस्से में अनिर्बान का कॉलर पकड़ता है और बोलता है, रीता ब्राउन के खिलाफ तुमने जितने भी बकवास की है वो सब तुम लाइव शो करके वापस लोगे और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगोगे। इधर रीता अपनी मन की शांति के लिए अपने पिता की कब्र पर जाकर फूल रखती है और मोमबत्ती जलाती है। दूसरी तरफ अर्जुन एक सुनसान इलाके में संजय की पत्नी अनन्या से चुपके से मिलने पहुंचता है, क्योंकि अनन्या मीडिया या परिवार के सामने कोई बयान नहीं देना चाहती थी। अर्जुन पूछता है, आहाना के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? अनन्या बताती है, हम दोनों कभी ज्यादा करीब नहीं आ पाए, फिर भी वो इतनी जल्दी दुनिया से चली जाएगी ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आहाना NGO के बच्चों के साथ हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, लेकिन अपने परिवार से वो एक अजीब सी दूरी बनाकर रखती थी। एक बार मैंने उसे रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ देखा था। मैं बात करने आगे बढ़ी तो वो हड़बड़ाकर वहां से निकल गई। पहले मुझे लगा वो शायद अनकंफर्टेबल हो गई, पर बाद में मुझे समझ आया कि असल में वो अपने भाई संजय से बहुत डरती थी। अर्जुन हैरान होकर पूछता है, एक बहन अपने भाई से क्यों डरती है? अनन्या बोलती है, संजय का स्वभाव बहुत ज्यादा पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव है। वो आहाना से बहुत प्यार करता था, शायद इसीलिए आहाना उसे कभी किसी बात के लिए नाराज या निराश नहीं करना चाहती थी। अर्जुन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वो अनन्या को अपना नंबर देता है, कहता है कि कुछ और याद आए तो इन्फॉर्म करें। अर्जुन के खौफ के वजह से एंकर अनिर्बान तुरंत अपने एक रिपोर्टर को थाने के बाहर भेजकर लाइव इंटरव्यू चलवाता है। रिपोर्टर बताता है कि फॉरेंसिक जांच में साफ हुआ है कि रीता ब्राउन ड्यूटी के दौरान अपनी बोतल में शराब नहीं बल्कि ब्लैक कॉफी पीती थी। रीता पर लगे सारे इल्जाम झूठे साबित होने पर अनिर्बान लाइव शो में अपनी गलती मानता है। रिटायर्ड ऑफिसर विपिन से उनकी तारीफ करवाता है और खुद नेशनल टीवी पर रीता से माफी मांगता है। इसी दौरान अर्जुन जब थाने पहुंचता है तो देखता है कि आहाना मर्डर केस की सारी फाइलें और बोर्ड हटाए जा रहे हैं। रीता के केबिन के बाहर से होमिसाइड डिपार्टमेंट की नेम प्लेट हटाकर विमेंस ग्रीवेंस सेल का बोर्ड टांग दिया गया था। एक ऑफिसर अर्जुन को देखकर बोलता है, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? ये तो होना ही था।
रीता एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तभी अर्जुन वहां आता है और डिपार्टमेंट की तरफ से उनके साथ हुए बर्ताव के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि आपको कमिश्नर से बात करनी चाहिए, पर रीता मना कर देती है। अर्जुन अपना शक जाहिर करते हुए बोलता है, मेरा दिमाग कहता है कि असली कातिल संजय ही है। अनन्या ने बताया था कि वो आहना को किसी भी लड़के के साथ रिलेशन में नहीं देखना चाहता था, यहाँ तक कि उसने शौकत पर भी हाथ उठाया था। वो बेहद बदमिजाज और जिद्दी इंसान है। हो सकता है कि आहना की प्रेगनेंसी की बात पता चलते ही उसने अपने खानदानी इज्जत बचाने के लिए उसका मर्डर कर दिया हो और इस सब में उस बच्चे का असली बाप भी शामिल हो। रीता चुपचाप उसकी बातें सुनती है, कोई जवाब नहीं देती। अर्जुन चिढ़कर बोलता है, मुझे लगा था कि आप इस केस को लेकर सीरियस हैं। तभी टीवी पर अनिर्बान को माफी मांगते देख रीता समझ जाती है कि ये अर्जुन का ही काम है, इसलिए वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है। जब अर्जुन दोबारा केस पर ध्यान देने को बोलता है तो रीता हाथ पीछे खींच लेती है। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता है, 23 साल की एक बेकसूर लड़की का बेरहमी से मर्डर हुआ, शक की सुई उसके अपने परिवार पर है और आप यहाँ आराम से ड्रिंक कर रही हैं। वो गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में रोशनी नाम की एक छोटी लड़की अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है। संजय उसके कमरे में आता है और बेड पर किताबें बिखरी देख उसे पूछता है। रोशनी बताती है कि वो ओपन स्कूल से अपनी एग्जाम की तैयारी कर रही है। संजय उसे एक स्कूल यूनिफॉर्म देता है और उसे पहन कर आने को बोलता है। जैसे ही वो लड़की स्कूल ड्रेस बदल कर आती है, संजय गंदी नीयत से उसके करीब जाने लगता है। तभी खिड़की के एक छोटे से छेद से कोई अनजान शख्स इन दोनों की तस्वीरें अपने कैमरा में क्लिक कर लेता है। कमिश्नर मोहन एसपी अर्जुन को बार में बुलाते हैं और बोलते हैं, आहना मर्डर केस को सुलझाने के लिए मुझे भी अब शहर के सबसे बेस्ट ऑफिसर की जरूरत है। अर्जुन जब रीता का नाम लेता है तो कमिश्नर बोलते हैं, उसे तो इस केस से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है, अब से इस केस के हेड तुम हो। बस ड्राइवर राजू के नाम पर चार्जशीट फाइल करो और इस फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दो। अर्जुन साफ मना करते हुए बोलता है, सर राजू ने वो मर्डर नहीं किया। कमिश्नर बोलता है, ये तय करना कोर्ट का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम बस राजू को मुजरिम बनाकर मीडिया का प्रेशर कम करो। असली कातिल को ढूंढने के लिए तुम्हें आगे बहुत वक्त मिल जाएगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें भी अपने लिए कोई दूसरा रास्ता देखना होगा, यानी सस्पेंशन के लिए तैयार रहो। जल्दी मीडिया में ये खबर फैल जाती है कि रीता को कैसे हटा दिया गया है। आहना की सौतेली माँ नोनी टीवी पर ये न्यूज देखकर दंग रह जाती है। धीरज जैसे ही उसके हाथ से रिमोट छीनता है, नोनी घबराकर पूछती है, अगर राजू बेकसूर हुआ और कातिल कोई और हुआ तो? रीता ने तो कहा था कि राजू निर्दोष है। धीरज बात काटते हुए कहता है, जो ऑफिसर खुद को नहीं संभाल सकती वो ये केस क्या संभालेगी? नोनी फिर पूछती है, पर राजू हमारी बेटी का कत्ल क्यों करेगा? धीरज नफरत से बोलता है, ये गरीब लोग ऐसे ही लालची होते हैं, हमारा ही नमक खाते हैं और मौका मिलने पर हम पर ही वार करते हैं। आखिर में रीता अपने नए वीमेंस ग्रीवेंस सेल के काम के सिलसिले में एक चोरी के केस की जांच करने दिवंगत पुलिस ऑफिसर गांगुली के घर पहुंचती है। वो वॉशरूम की बारीकी से जांच करती है और बताती है कि पाइप की हालत देखकर लगता है कि कोई बुजुर्ग ऊपर नहीं चढ़ सकता। चोर यकीनन कोई कम उम्र का लड़का था। मिसेस गांगुली रोते हुए बोलती है कि मैंने कितनी बार कमिश्नर साहब को बताया कि वो लड़का मेरे पति का कोई जूनियर था, पर कोई सुनता ही नहीं। इसी बीच टीवी पर एसपी अर्जुन का इंटरव्यू आने लगता है, जहां वो मीडिया के सामने ड्राइवर राजू को ही आहना का असली कातिल बताकर चार्जशीट फाइल करने की बात कह रहा है। अर्जुन को सिस्टम के आगे घुटने टेकते देख रीता हैरान रह जाती है। मिसेस गांगुली टीवी बंद करते हुए बोलती है, मैंने उस रात चोर का चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन उसकी खौफनाक आंखें मुझे अभी भी याद है। शौकत जब लैब में काम कर रहा था तो उसकी लैब हेड आकर उसे डांटती है और कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना, बिना इजाजत के तुम इस लैब में नहीं आओगे, तुम्हारे ऊपर पुलिस केस चल रहा है। शौकत उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती। शौकत उसकी तरफ बड़े ही खूंखार तरीके से देखता है, मानो कि उसे कच्चा ही चबा जाएगा। दूसरी तरफ अर्जुन एक रेस्टोरेंट में अनन्या से मिलने आता है। अनन्या बताती है कि आज उसकी शादी की सालगिरह है, लेकिन संजय को याद ही नहीं है। वो कहती है कि आहना के जिंदा रहते मैं कभी संजय की नजरों में अच्छी नहीं बन पाई। शादी के बाद मैंने सोचा था कि मैं और संजय दोनों मिलकर आहना को बहुत प्यार देंगे और वो मेरी छोटी बहन जैसी रहेगी, लेकिन शादी के बाद संजय सिर्फ आहना को ही अहमियत देता था। अनन्या समझ जाती है कि अर्जुन उस पर शक कर रहा है। वो कहती है, तुम्हारे हिसाब से मेरे पास मर्डर का मोटिव है ना? तो सुनो, मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही सब बता देती हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि उन भाई बहन के बीच मैं कोई तीसरी इंसान हूँ। आहना की मौत के बाद संजय मुझसे और दूर हो गया था। मुझे नहीं लगता कि ये शादी अब ज्यादा दिन टिकेगी। उधर रीता कमिश्नर को बताती है कि कमिश्नर विजय गांगुली की पत्नी मिसेस गांगुली को एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि वो अपनी बिल्ली से चाय बनाने के लिए बोल रही थी। कमिश्नर बोलता है कि तुम्हें केस बंद करने की इतनी जल्दी क्यों है? वो कमिश्नर की पत्नी है, जानती हो उनके कितने ऊंचे लिंक हैं।
रात की पार्टी में जाने के लिए अर्जुन शेव करता है। उसके पिता जब खाना देते हैं तो वो उनका दिल रखने के लिए बस थोड़ा सा खाता है और उठ जाता है। इसी बीच अनन्या जब संजय को डिवोर्स पेपर्स देती है तो संजय कहता है कि पिताजी इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। अनन्या पूछती है क्यों? क्योंकि तुम अपनी ट्रॉफी वाइफ खो दोगे और तुम्हारे पिता अपनी इज्जत। अगर तुमने इस शादी को जरा भी अहमियत दी होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। तुम तो हमेशा आहाना आहाना ही करते रहते हो। आहाना का नाम सुनते ही संजय बुरी तरह भड़क जाता है और तलाक के कागजों पर साइन करता है और वहां से चला जाता है। कमिश्नर के घर पर चल रही पार्टी में फॉरेंसिक हेड दुर्गा कमिश्नर के दबाव में आकर झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है। रीता उसे माफ करते हुए बोलती है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इसी दौरान कोई शख्स पीपीई किट पहनकर बायोलॉजी लैब के अंदर घुसता है। पार्टी में अर्जुन जब रीता के पास जाता है तो रीता उसके पिता का हाल पूछती है। अर्जुन कहता है वो ठीक है, खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहा हूँ कि उन्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दूं। अर्जुन ये भी साफ करता है कि वो रीता के बिना इस केस की जांच आगे नहीं बढ़ाना चाहता और अकेले ये करने की उसकी हिम्मत भी नहीं है। रीता उसे समझाती है कि केस सुलझाने के लिए हिम्मत नहीं बल्कि जमीर की जरूरत होती है। अर्जुन बोलता है कि जमीर तभी काम करता है जब नौकरी की सिक्योरिटी हो। आप सीनियर हैं, आपको इन बातों की चिंता नहीं है, पर मुझे है। रीता कहती है कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है ये पूरी तरह उसका अपना फैसला होना चाहिए। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब शहर के काफी दूर एक रबर फैक्ट्री के स्विमिंग पूल में एक और मर्डर हो जाता है। एसपी अर्जुन और ऑफिसर मुखर्जी वहां पहुंचते हैं। लाश की सड़न की बदबू इतनी तेज होती है कि मुखर्जी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और कहता है ये मर्डर का मामला है, नारकोटिक्स का नहीं, मैं जा रहा हूँ। अर्जुन जब लाश के पास जाता है तो देखता है कि उस सुनसान पूल के बीचों बीच एक लड़की को हाथ पैर बांध कर लटकाया गया है। उसका शरीर बिल्कुल ठीक है पर उसका गला काट दिया गया था और सिर कुछ दूरी पर फर्श पर पड़ा है। दुर्गा वहां पहुंचकर बताता है कि मर्डर का पैटर्न और रस्सी की गांठ बिल्कुल पहले वाले मर्डर जैसी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये उसी कातिल का काम है जिसने आहाना को मारा था। मुखर्जी आकर अर्जुन को बताता है कि जॉइंट सेक्रेटरी ने उसे ही इस केस को लीड करने के लिए कहा है। दुर्गा कहता है कि मैं कितनी देर से रीता को कॉल लगा रहा हूँ पर वो उठा ही नहीं रही। अर्जुन कहता है वो फोन नहीं उठाएगी। दरअसल रीता एक रिहैब सेंटर पहुंची है क्योंकि वो अब अपनी शराब की लत वाली जिंदगी से बाहर निकलना चाहती है। कहानी फिर फ्लैशबैक में पालतू के बचपन में जाती है। स्कूल से घर लौटते वक्त पालतू का दोस्त बोलता है देख वहाँ एक चिड़िया गिरी पड़ी है। पालतू उस चिड़िया को उठाता है और पास पड़े कांच के एक नुकीले टुकड़े से बेरहमी से उस चिड़िया का गला रेत देता है। पालतू की एक खौफनाक हरकत देख उसका दोस्त डर के मारे वहां से भाग जाता है। प्रेजेंट में रीता एक कैफे में साइकेट्रिस्ट संदीप से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि मुझे एक नया केस मिला है। एक बुजुर्ग औरत को हमेशा लगता है कि उनके वॉशरूम के अंदर कोई छुपा है। संदीप कहता है कि वो वक्त निकालकर उस औरत के घर जरूर जाएगा। फिर संदीप बातों बातों में रीता से पूछता है आपने खुद को क्या गिफ्ट दिया? रीता के हैरान होने पर वो कहता है मैं जब भी जिंदगी में कुछ हासिल करता हूँ तो खुद को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर देता हूँ और अपने हर पेशेंट को यही सलाह देता हूँ। रीता को ये बात अजीब लगती है और वो चिढ़कर बोलती है मैं आपकी पेशेंट नहीं हूँ और वहां से उठकर चली जाती है। कैफे से निकलकर रीता उदास मन से अपने पिता की कब्र के पास जाती है। तभी वहां अर्जुन पहुंचता है और कहता है कि आहाना के केस में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे ऊपर से प्रेशर डालकर वैसा ही करने के लिए मजबूर किया गया था। कल रात शहर में एक और मर्डर हुआ है। दुर्गा का कहना है कि उसे भी ठीक उसी तरह हथियार से हवा में लटकाकर एक ही वार में सिर काट कर मारा गया है। काफी देर शांत रहने के बाद रीता बोलती है ऑफिस चलकर बात करते हैं। अर्जुन इस नए केस से जुड़ी सारी फाइलें और तस्वीरें रीता के केबिन में शिफ्ट कर देता है। वो तस्वीरें टेबल पर रख कर बताता है इस लड़की का नाम उषा है, उम्र 28 साल, कुछ साल पहले ही शादी हुई थी पर कोई बच्चा नहीं था। इसे इसके घर के बहुत दूर एक रबर फैक्ट्री के स्विमिंग पूल में मारा गया है। उषा और आहाना एक दूसरे को नहीं जानती थी। रीता कहती है आहाना के केस में हमें लगा था कि परिवार का कोई बंदा शामिल है पर यहाँ कहानी अलग है। अर्जुन बोलता है ऐसा साइको क्राइम करने की मानसिकता सिर्फ शौकत जैसे इंसान में ही हो सकती है। अब हमें ये ढूंढना होगा कि क्या इन दोनों लड़कियों के बीच कोई कॉमन कनेक्शन था। रीता और अर्जुन पूछताछ के लिए उषा के ससुराल वालों से मिलने जाते हैं। अर्जुन पूछता है कि उषा उस रबर फैक्ट्री में क्या करने गई थी। उषा के ससुर बताते हैं वो उस दिन मेरी बहन के जन्मदिन के फंक्शन की प्लानिंग करने वहां गई थी पर वहां से निकलने के बाद वो घर वापस नहीं लौटी। जब अर्जुन पूछता है क्या वो आहाना के परिवार को जानते हैं तो वो मना करते हैं। वहाँ परिवार के अलावा
अलावा एक और लड़का मौजूद था। उषा का पति हीमन उस लड़के का परिचय अपने बिजनेस पार्टनर अंकित के रूप में कराता है। किसी से दुश्मनी के सवाल पर उषा की सास रोते हुए कहती है, उषा हमारी बेटी जैसी थी, बहुत ही सीधी सादी, उसका कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब भी हीमन बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाता उषा हमारा बहुत ख्याल रखती थी। रीता पूछती है शादी के इतने साल बाद भी उसका कोई बच्चा नहीं था। सास बताती है कि उषा खुद अभी बच्चा नहीं चाहती थी और उन्होंने कभी उस पर जोर भी नहीं डाला। इसी बीच न्यूज चैनल पर एक साइकियाट्रिस्ट दावा करता है कि कल रात हुई उषा की हत्या और पहले हुए आहाना के मर्डर का कातिल एक ही इंसान है, क्योंकि दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। न्यूज एंकर बोलता है, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोलकाता पुलिस ने आहाना के मर्डर केस में जिस ड्राइवर राजू को गिरफ्तार किया है वो असली कातिल नहीं है। टीवी पर यह खबर देखकर बिजनेसमैन धीरज गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो तुरंत सीएम को फोन लगाता है। सीएम बोलते हैं, मैंने तुम्हारे कहने पर केस को जल्दी बंद करवा दिया था। धीरज भड़क कर बोलता है, सिर्फ केस बंद करने से क्या होगा, मेरी बेटी का असली कातिल का क्या? अब तो पूरी दुनिया समझ गई है कि राजू ने कत्ल नहीं किया। सीएम भी गुस्से में बोलता है, वो तुम्हारी बेटी थी या नोनी की? और धीरज गुस्से में फोन काट देता है। उधर साइबर सेल का ऑफिसर रहमान एसपी अर्जुन को बताता है कि उषा ज्यादातर समय अपने घर पर ही रहती थी। उसकी टीम की मीनल बताती है कि उषा का फोन तो नहीं मिला, पर उन्होंने उसका गूगल ड्राइव हैक कर लिया है और वो उसकी बारीकी से जांच कर रहे हैं, कहीं वहां कोई सुराग मिल जाए। अर्जुन जैसे ही साइबर सेल से बाहर आता है वो देखता है कि शेफाली वहां खड़ी है। शेफाली रोते हुए बताती है कि वो शौकत के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराने आई है। शेफाली के चेहरे और शरीर पर चोट के गहरे निशान देखकर अर्जुन उसे संभालता और कहता है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारा केस फाइल करता हूँ। मीडिया और जनता के प्रेशर के कारण आहाना का केस दोबारा खोला जाता है। रीता और अर्जुन लंच के वक्त साइकियाट्रिस्ट संदीप को एक औरत के साथ देखते हैं। संदीप बताता है कि मरीज की इच्छा पर वो हॉस्पिटल से बाहर मिल रहा था। वो रीता से पूछता है क्या कोई बात उन्हें अंदर से परेशान कर रही है। वो ये भी कहता है कि नई हत्या से साफ है कि पुलिस ने आहाना के केस में किसी बेकसूर को पकड़ा था। इसी बीच साइबर सेल का रहमान बताता है कि उषा की हत्या वाली रात मतलब 17 तारीख को उसका पति हीमन का बिजनेस पार्टनर अंकित एयरपोर्ट से घर जाने के बजाय न्यू वेव होटल गया था। उधर फॉरेंसिक हेड दुर्गा को पता चलता है कि उषा के यूटेरस का कोई ट्यूमर ऑपरेशन नहीं हुआ था, बल्कि वो प्रेग्नेंट थी और उसका एबॉर्शन कराया गया था। अर्जुन जब उस होटल के रूम में पहुंचता है तो वहां अंकित के साथ उषा का पति हीमन मिलता है। अर्जुन गुस्से में हीमन पर एबॉर्शन का दबाव बनाने का आरोप लगाता है तो हीमन रोते हुए सच बताता है कि वो और अंकित कॉलेज के दिनों से पार्टनर हैं। उसने उषा को सब सच बता दिया था और उषा ने उसे माफ भी कर दिया था। हीमन बोलता है, मैंने तो उषा को कभी छुआ तक नहीं, मुझे नहीं पता कि वो प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर रीता और अर्जुन समझ जाते हैं कि आहाना और उषा दोनों प्रेग्नेंट थी और दोनों का जबरन एबॉर्शन कराया गया था। तभी दुर्गा फोन पर बताता है कि 17 तारीख के क्राइम सीन के कातिल का ब्लड सैंपल मिला है। इसी बीच लोकल गुंडा जॉन पुलिस को रोशनी नाम की लड़की का पता देता है। संजय की गंदी हरकतों की तस्वीरें देखकर उसके पिता धीरज कमिश्नर से बात करके उस लड़की को वहां से हटाने का प्लान बनाते हैं। रीता और अर्जुन हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां उषा का एबॉर्शन हुआ था। पुलिस को देखते ही स्टाफ फाइलें जलाने लगता है, पर रीता बंदूक तानकर उन्हें रोक लेती है। वहां की एक नर्स बताती है कि उषा एबॉर्शन नहीं चाहती थी, पर डॉक्टर बासु ने फीटस में खराबी का बहाना बनाकर जबरन एबॉर्शन कर दिया, क्योंकि टेस्ट में पता चला था कि पेट में लड़की है। नर्स बताती है कि उषा का पति कभी उसे मिलने नहीं आया। तभी साइबर सेल से उषा का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलता है। रिकॉर्डिंग में उषा का दर्द सामने आता है। वो कहती है कि हेमंत से शादी के बाद उसने मुझसे कभी बात तक नहीं की, पर सास ससुर बहुत अच्छे थे, लेकिन एक रात जब हेमंत बाहर गया था उसके पिता मतलब के ससुर ने जबरन मेरे कमरे में घुसकर मेरा रेप किया। ये बात मेरी सास भी जानती थी। वो सिर्फ वंश आगे बढ़ाने के लिए बच्चा चाहते थे। उन्होंने मेरा फोन भी छीन लिया था ताकि मैं किसी को बता न सकूं। मेरे पिता की मौत हो चुकी थी, मैं कहाँ जाती। मैंने सोचा एबॉर्शन के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ नहीं बदला। ये खौफनाक सच सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। इसके बाद रीता और अर्जुन उस लड़की रोशनी से मिलने पहुंचते हैं। रोशनी बताती है कि संजय बहुत ताकतवर है। वो 6-7 महीने पहले से यहाँ आता था। वो मुझसे दूर बैठकर सिर्फ किताबें पढ़ता था। वो दूर बैठकर मुझे सिर्फ किताबें पढ़ते देखता था, मानो मुझ में किसी और को ढूंढ रहा हो। वो हमेशा मुझे एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनने को देता था और उसे देखकर पागलों जैसी हरकतें करता था। रोशनी जब वो स्कूल ड्रेस दिखाती है तो रीता पहचान जाती है कि ये वही स्कूल यूनिफॉर्म है जिसमें आहाना पढ़ती थी। अर्जुन चौंक कर बोलता है, इसका मतलब क्या संजय की वजह से ही आहाना प्रेग्नेंट हुई थी?
इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में पालतू एक पुरानी हवेली के कमरे में एक बिस्तर के ऊपर एक बड़ा सा सूटकेस रखा देखता है। जैसे ही पालतू उस सूटकेस को खोलता है तो उसके अंदर उसकी माँ की तस्वीर, कुछ कपड़े और एक खड़ग नजर आता है। पालतू उस खड़ग को बाहर निकालता है और बिना एक पल गवाए व्हीलचेयर पर बैठे अपने अपाहिज पिता का सिर धड़ से अलग कर देता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। एसपी अर्जुन अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को धीरज और संजय के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए बोलता है, लेकिन कमिश्नर मना करते हुए बोलते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं एक मामूली सी बदनाम इलाके की लड़की के बयान पर इतने बड़े लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दूं। अगर तुम्हारी बात सच भी है तब भी हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसे हम कोर्ट में पेश कर सकें। उधर उषा के वॉइस रिकॉर्ड को बार बार सुनने के बाद रीता का ध्यान एक बात पर जाता है। रिकॉर्डिंग में उषा ने कहा था, मैं उसके कहने पर यह सब रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसका मतलब उषा को किसी ने ये वॉइस नोट रिकॉर्ड करने को कहा था। अर्जुन बोलता है, हो सकता है कि उषा का कोई दोस्त हो, पर उषा के ससुर बोलते हैं कि कोलकाता में उसका कोई दोस्त था ही नहीं। हाँ, उसकी सास ये जरूर बताती है कि प्रेग्नेंट होने के बाद उषा रोज शाम 5 से 7 बजे के बीच टहलने जाया करती थी। रीता तुरंत अर्जुन से बोलती है कि पता लगाओ कि उषा शाम को टहलने के बहाने कहाँ जाती थी। इसके बाद रीता और अर्जुन दोबारा उसी पुरानी रबर फैक्ट्री के स्विमिंग पूल पर जाते हैं जहाँ उषा का मर्डर हुआ था। उस सुनसान जगह को देखकर रीता बोलती है, कातिल ने उषा को ऐसी जगह मारा जहाँ कोई आता जाता नहीं है, यानी वो चाहता था कि लाश किसी को ना मिले। इसके अलावा कोई भी इंसान होश में रहते हुए किसी के हाथ पैर बांधकर इतनी बेरहमी से उसका सिर नहीं काट सकता। इसका मतलब कातिल ने आहना और उषा को पहले बेहोश किया और जब तक उन्हें होश आया वो बंद चुकी थी। कातिल भले ही साइको सीरियल किलर है, पर वो बहुत शातिर है और इतनी आसानी से रुकेगा नहीं। अर्जुन थाने आकर पुलिस रिकॉर्ड में इन पैटर्न्स के पुराने कत्ल की फाइलें ढूंढना शुरू करता है। उसे कुछ पुरानी फाइलें तो मिलती हैं, पर हूबहू ऐसा कोई केस नहीं मिलता। अर्जुन वो सारी फाइलें साइबर केस के रहमान को भेज देता है ताकि कंप्यूटर के जरिए सेम पैटर्न मैच किया जा सके। इसी बीच शेफाली की डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत पर पुलिस शौकत को पकड़कर लाती है, पर शौकत साफ मुकर जाता है कि उसने शेफाली पर हाथ उठाया था। अर्जुन पूछता है कि पिछले गुरुवार को वो कहाँ था, तो शौकत बताता है कि वो रात को चोरी छिपे लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अर्जुन जब लैब के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो शौकत की बात सच निकलती है। अर्जुन आकर रीता से बोलता है, मुझे लगता है कि उषा के ससुराल वालों को पता चल गया था कि उसने वॉइस रिकॉर्डिंग की है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसका मर्डर ठीक उसी पैटर्न में किया जिससे सारा शक आहना के कातिल पर चला जाए। पर रीता उसकी बात काटते हुए कहती है, उषा के ससुराल में कोई डॉक्टर या मेडिकल बैकग्राउंड का नहीं है। जिस सफाई से दोनों लड़कियों का सिर काटा गया है ये किसी प्रोफेशनल सर्जन या फिर कसाई के बिना मुमकिन है ही नहीं। तभी साइबर सेल का रहमान एक बड़ी कामयाबी के साथ आता है। वो बताता है कि मैडम जो फाइलें आपने भेजी थी उनमें से 2001 का एक केस मिला है। मुंबई मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट ने एक लाश का गला काट दिया था। रीता चौंक कर बोलती है, डॉक्टर बागची ने भी तो मुंबई के उसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की थी। अर्जुन तुरंत उस पत्रकार को वीडियो कॉल करता है जिसने 2001 में वो खबर कवर की थी। अर्जुन पूछता है कि इतनी बड़ी खबर बाकी किसी अखबार या टीवी पर क्यों नहीं आई। रिपोर्टर बताता है क्योंकि वो कोई मर्डर नहीं था। दरअसल कॉलेज के मॉर्ग से एक लाश का सिर गायब हो गया था। मॉर्ग के असिस्टेंट अनीश ने पैसों के लिए मुझे ये गुप्त खबर दी थी, सिर्फ इसीलिए मैंने इसे छापा था। जब अर्जुन उस स्टूडेंट का नाम पूछता है तो पत्रकार बोलता है कि मामला पुराना होने के कारण और पुलिस केस ना बनने के कारण उसे उसका नाम याद नहीं। रहमान रिकॉर्ड चेक करके बताता है कि डॉक्टर बागची ने 2004 में मेडिकल पास किया था, यानी 2001 में वो उसी कॉलेज में पढ़ रहा था। इसी दौरान संजय की पत्नी अनन्या जब घर छोड़कर जा रही होती है तो आहना की मां नोनी रोते हुए उसे बोलती है, अगर मैंने शुरुआत में ही तुम्हें सच बता दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये सुनते ही अनन्या सीधे अर्जुन से मिलने पहुंचती है। वो कहती है कि धीरज कोई इंसान नहीं बल्कि राक्षस है। वो शुरू से सब जानता था, फिर भी उसने किसी को नहीं रोका, यहाँ तक कि आहना की माँ होकर भी नोनी चुप रही। अर्जुन बोलता है, हम सब जानते हैं, पर बिना सबूत के कानून के हाथ भी बंधे हैं। तुम उस घर के अंदर की सदस्य हो, अगर कोई पुख्ता सबूत ला सको तभी हम अरेस्ट वारंट ला पाएंगे। अगली सुबह कांस्टेबल अर्जुन को डॉक्टर बागची की सारी रिपोर्ट सौंपता है और बोलता है कि उनमें शक करने लायक कुछ नहीं मिला। तभी रहमान बताता है कि फोन रिकॉर्ड के मुताबिक उषा का कोई दोस्त नहीं था, पर मर्डर से 3 हफ्ते पहले वो रोज शाम एक ही लोकेशन पर जाती थी जो कि एक साइबर कैफे का था। अर्जुन तुरंत उस साइबर कैफे पहुंचता है जहां उसे उषा की लॉगिन की हुई मेल आईडी मिलती है। कैफे का ओनर बताता है कि ये लड़की यहां अक्सर कंप्यूटर पर किसी से मदद मांगने आती
थी। अर्जुन रहमान से उस कंप्यूटर को लैब ले जाकर सारा डेटा निकलवाने को बोलता है। दूसरी तरफ रीता खुद सच जानने मुंबई मेडिकल कॉलेज पहुंचती है और मॉर्ग के पुराने असिस्टेंट अनीश से मिलती है। अनीश बताता है कि 2001 में मेडिकल डायरेक्टर ने अपनी नौकरी बचाने के लिए उस मामले को दबा दिया था। जिस स्टूडेंट ने लाश का सिर काटा था उसे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया था और उसका करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया था। रीता जब उस स्टूडेंट की पुरानी फाइल देखती है तो नाम आधा मिटा हुआ होता है। सुदीप्तो के आगे का नाम और उसकी फोटो पूरी तरह खराब हो चुकी थी। अनीश आगे बताता है कि उस वक्त मॉर्ग का जो इंचार्ज था वो कामचोर था और जूनियर डॉक्टरों से ही पोस्टमार्टम कराता था। उस रात कमरे की लाइट और एसी पहले से ऑन थी। जब मैं अंदर गया तो स्ट्रेचर पर लाश का सिर कटा हुआ था और स्टूडेंट हाथ में खड़ग लिए खून साफ कर रहा था। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने बाहर से दरवाजा बंद करके सबको बुलाया, पर बाद में हॉस्पिटल प्रशासन ने पुलिस से सेटिंग करके मामला रफा दफा कर दिया और मुझे एडमिन ऑफिस भेज दिया। रीता तुरंत उस स्टूडेंट का पुराना पता अर्जुन को भेजती है। अर्जुन जब उस पुरानी अंधेरी हवेली की तलाशी लेने पहुंचता है तो वहां कोई नहीं मिलता। घर की हालत देखकर लगता है कि वहां सालों से कोई नहीं रहा, पर बिजली का कनेक्शन चालू था जिसका मतलब था कि वहां कोई ना कोई गुपचुप आता जाता था। अर्जुन फोन पर रीता को बताता है कि वहां कोई नहीं मिला। रीता कोलकाता लौटकर बोलती है कि जब मर्डर हुआ डॉक्टर बागची अपने घर पर ही था। हो सकता है वो अपना फोन घर छोड़कर गया हो। वो फॉरेंसिक डॉक्टर है, सबूत मिटाना अच्छी तरह जानता है। तभी रहमान चिल्लाकर सबको बताता है, मैडम उषा की ऑनलाइन हिस्ट्री मिल गई है। वो इंटरनेट पर वकीलों से ऑनलाइन सलाह ले रही थी कि पुलिस में ससुर के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज की जाए। उसने मदद के लिए एक एनजीओ से भी कांटेक्ट किया और वो खुद वहां गई थी। रहमान जैसे ही उस एनजीओ का नाम और पता स्क्रीन पर देखता है रीता के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत उस एनजीओ के ऑफिस की तरफ रवाना होती है। तभी मॉर्ग के असिस्टेंट अनीश का फोन आता है कि उसे वो पुरानी तस्वीर मिल गई है और वो रीता को भेज रहा है। रीता और अर्जुन जब एनजीओ पहुंचते हैं तो वहां के रिसेप्शनिस्ट उषा की फोटो देखकर बताती है कि ये यहाँ डॉक्टर सृष्टि से काउंसलिंग कराने आती थी। तभी केबिन के तरफ जाते वक्त रीता और अर्जुन वहां उसी लड़की को देखते हैं जिसे उन्होंने कैफे में साइकियाट्रिस्ट संदीप के साथ देखा था। उसी पल अनीश की भेजी हुई तस्वीर रीता के फोन पर आती है। फोटो खोलते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। 2001 में लाश का सिर काटने वाला वो साइको स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि खुद साइकियाट्रिस्ट संदीप ही है, जिसका असली नाम सुदीप्तो बागची है। प्रेजेंट में संदीप अपने केबिन में एक मरीज से पूछता है, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? मरीज बोलता है, यही कि कुछ नहीं बदलेगा, मुझे जिंदगी भर इस सदमे के साथ जीना पड़ेगा। ये सुनकर संदीप अपनी फाइल के कमेंट बॉक्स में लिखता है बेनेडिक्शन, जिसका मतलब है आशीर्वाद। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। आहाना और उषा दोनों इलाज के लिए संदीप के पास आई थी। आहाना ने रोते हुए बताया था, जब ये सब शुरू हुआ तो मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, पर भाई संजय ने मेरी एक नहीं सुनी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैं खुद को गुनहगार मानती रही। उषा ने कहा था, ससुर की करतूत के बाद मैं किसी को कैसे बताती कि ये बच्चा किसका है। दोनों ने संदीप को अपनी प्रेगनेंसी की बात बताकर एबॉर्शन पिल्स मांगी थी। आहाना ने यह भी कहा था कि शौकत के करीब आते ही मैं खौफ से बर्फ की तरह जम जाती थी। जब संदीप ने दोनों से उनका सबसे बड़ा डर पूछा तो दोनों का एक ही जवाब था, यही कि कुछ भी नहीं बदलेगा और इस परेशानी का कोई हल नहीं मिलेगा। तब संदीप ने उन दोनों की फाइलों में भी बेनिडिक्शन लिखा था। प्रेजेंट में रीता को समझ आता है कि डॉक्टर संदीप ने कितनी चालाकी से उसे दोस्ती की थी। वो हाई कोर्ट के वकील पंकज से मिलने जाती है, जिसे संदीप ने मर्डर वाली रात का अपना एलिबाई बनाया था। पंकज कहता है कि 22 फरवरी की रात संदीप उसी के घर पे था और वो केस की फाइलें भी दिखाता है। लेकिन रीता के जाते ही पंकज के कमरे में बचपन की एक तस्वीर दिखती है जिसमें पालतू भी उसके साथ है, यानी पंकज उसका बचपन का दोस्त है जो झूठ बोलकर उसे बचा रहा है। उधर जैसे ही संदीप को पता चलता है कि पुलिस को शक हो गया है, वो हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करता है। अर्जुन उसका पीछा करता है, पर भीड़ का फायदा उठाकर संदीप गायब हो जाता है। इसी बीच रीता फॉरेंसिक टीम के साथ संदीप की केबिन की तलाशी लेती है। आम मरीजों की फाइलों पर रिडेम्पशन मतलब मुक्ति लिखा होता है, पर एक खुफिया लॉकर से आहाना और उषा की फाइलें मिलती हैं जिन पर बेनेडिक्शन लिखा था। रीता बताती है कि रोमन कैथोलिक चर्च में इसका मतलब मौत से पहले का आखिरी आशीर्वाद होता है। वो इन लड़कियों को अपनी नजर में आखिरी आशीर्वाद देकर बेरहमी से मौत के घाट उतार देता था। उधर फॉरेंसिक हेड दुर्गा को हॉस्पिटल के लैब से संदीप का ब्लड सैंपल मिल जाता है, जो रबर फैक्ट्री वाले कातिल के ब्लड से मैच होना था। अर्जुन बताता है कि साइबर सेल ने कंफर्म कर दिया है
के संदीप का ही असली नाम सुदीप्तो बागची है और वो पुरानी हवेली उसके दादा का घर है। संदीप पुलिस का पहरा चकमा देकर उस पुरानी हवेली के अंदर घुसता है और अलमारी के पीछे छुपाया हुआ अपना खुफिया बॉक्स निकालता है जिसमें रस्सी और वही खौफनाक खड़ग रखा था। तभी एक कांस्टेबल को खिड़की से रोशनी दिखती है, पर इससे पहले कि वो कमरे तक पहुंचे संदीप सारा सामान लेकर अपनी कार से फरार हो जाता है। रीता और अर्जुन टीम के साथ वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो गुप्त अलमारी तो मिल जाती है पर खड़ग का बॉक्स खाली होता है। यूवी स्कैनर से देखने पर बॉक्स के कपड़े पर खून के धब्बे मिलते हैं। दुर्गा बोलता है कि इसी कपड़े से मर्डर वेपन साफ किया गया था। रीता समझ जाती है कि वो हथियार लेकर अपने अगले शिकार को मारने निकल चुका है। तब रीता की माँ की दोस्त मार्था की बेटी लीजा का फोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो उन्हें चर्च से घर ला रहे हैं, इसलिए रीता तुरंत दवाइयाँ लेकर घर पहुंचे। रीता तेजी से अपने घर पहुंचती है। वो जैसे ही माँ की दवाइयाँ लेकर कमरे से बाहर निकलती है, अचानक पीछे से संदीप आता है और उसका मुंह दबा देता है। रीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर बेहोश हो जाती है। संदीप उसे एक पुरानी बंद फैक्ट्री में ले जाता है और उसके हाथ लोहे के पाइप से बांध देता है। रीता को जैसे ही होश आता है, संदीप उसके गले पर हाथ रखकर साइको की तरह कहता है, ये कैरोटिड आर्टरी है, अगर ये ठीक से कट जाए तो पानी की तरह खून बहता है। मेरी माँ ने खुद अपना गला इसी तरह काटा था। वो बहादुर थी जिन्होंने सच को स्वीकार किया, लेकिन बाकी सब कमजोर थे, चाहे वो आहना हो, उषा हो, सौरभ हो या फिर मेरे पिता। इन्हें इस दर्द से मुक्ति के लिए मदद चाहिए थी और मैंने उनकी मदद की। आज मैं तुम्हारी भी इस अंदरूनी तकलीफ और दर्द से हमेशा के लिए तुम्हें आजाद कर दूंगा। रीता पूछती है कि तुम मेरे दुख को कैसे खत्म करोगे। संदीप साइको की तरह मुस्कुराते हुए बोलता है, जैसे बाकी सबका किया। वो रीता की मेडिकल फाइल हाथ में लेता है और बोलता है, सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा क्योंकि यहाँ तुम्हारा इलाज चल रहा है। वो पूछता है, इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। संदीप की बातों के बीच रीता बहुत दर्द में होने के बावजूद छिपकर अपने हाथ की रस्सी खोलने की कोशिश करती है। संदीप अपने पिता की फिलोसॉफी दोहराते हुए बोलता है, जब जिंदगी दुखों के समंदर में डूब जाती है तो मौत ही एकमात्र मुक्ति का रास्ता होता है। यही प्रकृति का नियम है और यही परम सत्य है। आहना और उषा मेरे पास इलाज के लिए आने से पहले ही अंदर से मर चुकी थी। उनकी इस हालत के लिए ये परिवार, समाज, कानून और हर कोई जिम्मेदार है। उनकी तरह आज तुम्हें भी इस हकीकत को मानना होगा। जब रीता का हाथ रस्सी से बाहर नहीं निकल पाता तो वो हिम्मत दिखाकर खुद ही अपने हाथ का अंगूठा तोड़ लेती है ताकि वो अपना हाथ रस्सी से निकाल सके। संदीप दोबारा पूछता है, मैं फिर पूछ रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है। जब रीता कोई जवाब नहीं देती तो संदीप उसकी फाइल में कमेंट की जगह बेनिडिक्शन लिखना शुरू कर देता है, जिसका मतलब था कि वो रीता को भी मारने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वो लिखना खत्म करे, रीता कहती है, प्यार, मैं कुछ भी करूँ, ये प्यार कभी मेरे पास नहीं टिकता। मैंने अपने पिता से सीखा था कि प्यार क्या होता है, पर मेरे अपने पैरों पर खड़ा होने से पहले ही वो मुझे छोड़कर चले गए। इसके बाद मेरी जिंदगी में नितिन आया, जिसके साथ मैंने बाकी जिंदगी गुजारने के सपने देखे, पर वो भी मुझे छोड़कर चला गया और फिर मेरा बच्चा भी मुझसे दूर हो गया। इसलिए प्यार ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर है। संदीप हैरान होकर पूछता है, प्यार में सबको खोने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। रीता बोलती है, परेशानी हर किसी की जिंदगी में है और मैंने उस परेशानी को ही अपना ताकत बना लिया है। हर किसी के सामने अपने रास्ते चुनने का मौका होता है और मैंने जिंदगी को चुना है। संदीप कुछ सोचता है और फाइल में अपना कमेंट पूरा करके पेन रख देता है। फिर वो हाथ में खड़ग लेकर रीता के सामने आता और बोलता है, आज से तुम आजाद हो। रीता पलटकर बोलती है, वो तो मैं भी जानती हूँ। और तभी वो फुर्ती से संदीप का गला दबोच लेती है। वो उसके हाथ से खड़ग छीनती है और पूरी ताकत से संदीप के पैर पर वार कर देती है। इसी बीच पुलिस की टीम लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंच जाती है। अर्जुन घायल संदीप को देखकर रीता से बोलता है, मैडम, आपके पास इतना बड़ा मौका था, फिर भी आपने इस पर गोलियां क्यों नहीं चलाई। इसके जैसा दानव अगर जिंदा रहा तो ये सब दोबारा शुरू कर सकता है। पुलिस की टीम आखिर में संदीप को गिरफ्तार करके हॉस्पिटल ले जाती है। रीता अर्जुन से बोलती है कि हम सबके अंदर एक दानव छुपा होता है। जिस दिन तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ, तुम चाहते तो उस दानव के बहकावे में आकर कार ड्राइवर के सीने में सारी गोलियां उतार सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए हम दानव बनेंगे या इंसान, ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है। उस दिन तुमने दानव बनने का मौका मिलने पर भी इंसानियत को चुना था और आज मुझे भी वही मौका मिला तो मैंने भी इंसान बनना चुना। हॉस्पिटल जाने से पहले रीता अपनी मेडिकल फाइल अर्जुन के हाथ में देती है। अर्जुन जब उस फाइल को खोलता है तो देखता है कि संदीप ने बेनिडिक्शन की जगह रिडेम्पशन लिख दिया था, मतलब मुक्ति। यानी संदीप की नजर में रीता का इलाज पूरा हो चुका था और उसे मौत की नहीं, जिंदगी की जरूरत थी। उधर जेल में बंद संदीप से जब उसका वकील दोस्त पंकज मिलने आता है तो पुलिस सबूतों के आधार पर उसे भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लेती है। जब रीता पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो इतने बड़े और उलझे हुए केस को सुलझाने के लिए
लिए पूरी पुलिस फोर्स तालियां बजाकर उसका स्वागत करती है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोलता है, मैडम चलिए अब धीरज और उसके बेटे को गिरफ्तार करने चलते हैं। मैं मैजिस्ट्रेट से उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट लेकर आया हूँ। और इसी के साथ ब्राउन सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।